नमस्कार, आप देख रहे हैं चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं तेजेंद्र सिंह सोडी, सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। स्वागत है सोडी साहब आपका। और क्योंकि चक्रव्यूह में आप आज सोडी साहब को देख रहे हैं तो इनकी मौजूदगी से आप समझ गए होंगे कि आज का जो चक्रव्यूह का मुद्दा है वो हरियाणा या हिमाचल से जुड़ा हुआ नहीं, मसला जम्मू कश्मीर का है, मसला भारत देश का है। जी हाँ, आज हम जम्मू कश्मीर की ही बात करेंगे, जहाँ पर घाटी में आतंकी हमले फिर से बढ़ने लगे हैं। जनता ने जिस तरह से विधानसभा में चुनाव में बम्पर वोटिंग के ज़रिए जमहूरियत का पर्चा बुलंद किया है, अपनी सरकार बनाकर दुनिया को एक अलग संदेश दिया है। इस संदेश के बाद जो पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी मुल्क, उसके यहाँ पर काफ़ी हलचल बढ़ गई है। दुनिया के हर मंच पर जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार पाकिस्तान बेतुकी बातें कर रहा है। पाकिस्तान अब इतना बौखला गया है कि चुनाव के बाद यहाँ पर हमले करवा कर ना जाने क्या संदेश देना चाहता है। ना जाने क्यों बेगुनाह सैनिकों, बेगुनाह जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको अपना निशाना बना रहा है। इस पूरे मसले पर तो आपसे बातचीत होगी ही, और साथ ही साथ पाकिस्तान के पीछे क्या इसकी मंशा है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह चक्रव्यूह में सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारी पहली बड़ी रिपोर्ट, और उसके बाद तेजेंद्र सिंह सोडी के साथ साथ जम्मू कश्मीर से आज बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और इस मुद्दे पर चक्रव्यूह में चर्चा करेगा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में शांति से बौखलाया पाकिस्तान। नापाक साजिशों का द एंड करेगा हिंदुस्तान। अब पाकिस्तान बनेगा गाजा, यूक्रेन या लेबनान। चौबीस अक्टूबर को बारामूला के गुलमर्ग में सेना के काफिले पर आतंकी हमला और पुलवामा में एक प्रवासी मजदूर पर अटैक। 20 अक्टूबर को गांदरबल में प्रवासी मजदूरों पर हमला और 18 अक्टूबर को शोपियां में एक प्रवासी मजदूर की हत्या। 8 दिन के भीतर हुए इन 4 आतंकी हमलों में सेना के 2 जवान और सेना के लिए काम करने वाले 2 पोर्टर समेत कुल 12 लोगों की जान चली गई है। दशकों बाद लोकतंत्र की जीत हुई है, भारी पोलिंग हुई है, संविधान की स्थापना हुई है, विकास, विश्वास, शांति ये बहाल हुए हैं, और पाकिस्तान से ये पच नहीं रहा। वो रोज षड्यंत्र कर रहा। पहले की तरह उसके सभी षड्यंत्र हमारी सुरक्षा एजेंसी, हमारे सुरक्षा बल निष्फल करेंगे। जिनके हाथों में हथियार है, जो हमारे नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। या तो जेल जाएंगे या कब्र में लिटाए जाएंगे। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जड़ें देखकर बौखलाया हुआ है। वो ना तो जम्मू कश्मीर की शांति बर्दाश्त कर पा रहा है, न ही नए कश्मीर में वोट की ताकत को सहन कर पा रहा है। और उसी बौखलाहट में उसके भेजे हुए और पाले हुए आतंकी घाटी में कहीं सेना तो कहीं गरीब और बेगुनाह मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी के जवान जो है वो मुस्तैदी से इस घने जंगल में छानबीन कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पे तलाशी कार्रवाई की जा रही है ताकि जल्द अज जल्द जो मिलिटेंट जिन्होंने कल रात में जो हमला किया है आर्मी के जवानों पर, और जिसमें 2 आर्मी जवान और 2 पोर्टर जो है वो मारे गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है उन मिलिटेंटों की, ताकि जल्द उनका खात्मा किया जाए। और अगर हम यहाँ पे गुलमर्ग की बात करते हैं, क्योंकि सयाह जो है फ़िलहाल सयाह इस मेन गुलमर्ग बाउल में अच्छी तरह वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और गुलमर्ग से जो बूटा पथरी है वो काफ़ी दूर है, करीबन 8 से 10 किलोमीटर का फासला है। और इस जंगल में जो आप देख रहे हैं ये गुलमर्ग से काफ़ी दूर है, और इस जंगल में और इसी तरह जो उस पार भी जंगल है, और इस सारे जंगल को मुहासरे में कर रखा गया है, और यहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं
नहीं है और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इन जंगलों में चप्पे चप्पे पर छानबीन कर रहे हैं और कहाँ पे वो मिलिटेंट छुपे होंगे और उनका जल्द खात्मा किया जाएगा। वैसे तो सुरक्षा बलों की चौकसी और लगातार जारी अभियान के चलते जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है और रुक रुक कर ऐसे हमलों के जरिए अपने जिंदा होने का एहसास कराने की कोशिश करता है। मगर अब ऐसी जरूरत का अंजाम पाकिस्तान को गाजा, यूक्रेन और लेबनान बना सकता है। तो अगर ये चलता रहेगा तो एक दिन आएगा जब कि ऐसी लड़ाई होगी जिसमें कुछ नहीं बचेगा। अगर ये वही चाहते हैं तो उसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब पानी उस घड़े में भर जाएगा वो और नहीं बर्दाश्त करेगा तो असर वही होगा। उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है यूक्रेन में, उन्हें देखना चाहिए क्या हो रहा है शाम में, क्या हो रहा है ईरान पे आजकल, क्या हो रहा है फलस्तीन पे, क्या हो रहा है लेबनान में, और किस तरह बर्बादी हो रही है। क्या ये वही बर्बादी चाहते हैं? बीते कुछ महीनों से आतंकी कश्मीर से ज्यादा जम्मू इलाके में सक्रिय थे, जहां मई महीने के बाद हुए अलग अलग हमलों में 18 जवान शहीद हुए और जवाबी कार्रवाई में करीब 20 आतंकी मारे गए। मगर जम्मू इलाके में चौकसी और सुरक्षा बढ़ाने के बाद आतंकी फिर से घाटी में पांव पसारते दिख रहे हैं, जिसे आतंकियों की आखिरी फड़फड़ाहट के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मुनीर हसन, गुलमर्ग, न्यूज़ 18। तो आज चक्रव्यूह के इस चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं जावेद हुसैन बेग साहब, सीनियर लीडर नेशनल कांग्रेस और बारामूला से एमएलए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। साथ ही आपको स्क्रीन पर हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं टीपी त्यागी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और कुलदीप हुड्डा साहब, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर के, और तेजिंदर पाल सिंह, हमारे चैनल के सीनियर एडिटर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चक्रव्यूह की इस चर्चा में। तो सोडी साहब, इस चर्चा की शुरुआत कहाँ से की जाए और जो ये मेहमान बैठे हैं इनसे सवालात का सिलसिला कहाँ से शुरू किया जाए? देखिए मुकेश जी, लगातार पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब किए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान बौखलाहट में है। 5 अगस्त 2019 को जब से धारा 370 को हटाया गया था, पाकिस्तान ये नहीं बर्दाश्त कर पाया कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान चाहता था कि कत्लो गारत का सिलसिला जो है वो बरकरार रहे, वैसा नहीं हो पाया। लेकिन पाकिस्तान से हमेशा से ये कोशिश की जा रही थी कि आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाए, हथियार ड्रोन के ज़रिए भेजे जाएं और कहीं ना कहीं जो कश्मीर में बेगुनाह निहत्थे लोग हैं उन पे हमला किया जाए, उन्हें मारा जाए। आपने देखा कैसे जो माइग्रेंट वर्कर वहाँ काम करते हैं उन्हें मारा जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि गांदरबल में आतंकी हमला होता है जिसमें 7 बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, और कल जो आतंकी हमला गुलमर्ग में हुआ जहां पर सेना के 2 जवान शहीद हो गए और 2 लोकल पोर्टर मारे गए, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ दर्शाती है जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में भेजे जाते हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हितैषी नहीं हैं। उनका मकसद ही जम्मू कश्मीर में कत्लो गारत करना है और आम लोगों को मारना है। अब देखिए हमारे साथ इस वक्त जितने भी हमारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं वो सब इस बात को मानेंगे कि जब तक पाकिस्तान अपने नापाक इरादे जो हैं, अपने मंसूबे रचता रहेगा, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं होंगे। देखिए हमारे साथ अभी कुलदीप खोडा जी हैं, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर के। इन्हीं से पूछते हैं, खोडा साहब आप बताएंगे कि ये जो हालात जिस तरह बने हुए हैं इसका अंत कब होगा? देखिए, इसका अंत तभी होगा जब पाकिस्तान को ऐसा सबक मिलेगा कि वो इन हरकतों से बाज आ जाए। लेकिन जो हमने देखा है कि अभी तक जो सिचुएशन है पाकिस्तान नहीं सीख रहा है, बावजूद इसके कि उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई, उसके बाद भी, और जैसे अभी डॉक्टर फारूक साहब का मैं सुन रहा था, ये सीख नहीं रहा कि
जो आतंकी देश थे, जहां जहां से आतंकवाद शुरू हुआ, चाहे वो ISIS था सीरिया और इराक में, या बाकी जगहों पे जहां से आतंकी कार्रवाई शुरू हुई और बाद में उनका क्या हशर हुआ, उससे पाकिस्तान सीख नहीं रहा है। और गुज़िश्ता जो ताज़ा रिपोर्टें आ रही है उसके मुताबिक एबटाबाद में उन्होंने रेगुलर आर्मी कैंप के साथ में टेररिस्ट कैंप स्टार्ट किया है, जहां पे बहुत टेररिस्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये वही जगह है जहां पे उन्होंने ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा था, ताकि वह आर्मी कैंप के नजदीक रहे और बाकियों की नजर से दूर रहे। तो ये चीजें जो कर रहा पाकिस्तान, ये उसको तबाही के रास्ते की तरफ ले रही है। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान का भी वही हशर होगा जो तो उन तमाम कंट्रीज का हुआ जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया या आतंकवाद को फैलाने की कोशिश की। तो इसमें जरूरत इस बात की है कि अब हिंदुस्तान ने ये सोचना है कि पाकिस्तान को कैसे ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि वो इन हरकतों से हमेशा के लिए बाज आ जाए, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है, पिछले 30 साल से ज्यादा से आतंकवाद की कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर में चल रही है। और ये अभी इलेक्शन हो गए, बड़े अच्छे इलेक्शन हो गए, उससे बौखलाहट तो जरूर हो गई जैसे आपने कहा। तो लेकिन जरूरत इस बात की है कि अब इनको जवाब कैसे करारा जवाब मिले। खुदा साहब, बेग साहब हमारे साथ जुड़े हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA हैं, इनसे पूछेंगे। बेग साहब, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो कहता था कि पाकिस्तान से बात करिए, लेकिन भारत का एक स्टेटेड पोजीशन है कि पाकिस्तान से तब तक बात नहीं होगी जब तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बंद नहीं करता, घुसपैठ बंद नहीं करता, आतंकवाद को सपोर्ट बंद नहीं करता। आज आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट जो हैं वो यही बात रिपीट कर रहे हैं जो भारत का स्टैंड है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान जो है इट्स अ मदरशिप ऑफ टेररिज्म, जहां से आतंकवाद को पनपाया जाता है और भारत में उन आतंकवादियों को भेजा जाता है हालात खराब करने के लिए? और जम्मू कश्मीर जो है, क्योंकि आपने देखा गुलमर्ग जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ही है और बारामूला के 2 लोग जो हैं जो पोर्टर थे आर्मी के साथ, वो मारे जाते हैं। तो पाकिस्तान किसी का दोस्त नहीं है, कश्मीरियों को मारने के लिए ही वहां से आतंकवादी भेजे जाते हैं। शेख साहब, सबसे पहले तो हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं जो ये दहशतगर्दी के वाक़ात रूनुमा हुए हैं, उसमें जो जानों का ज़िया, जानों का नुकसान हुआ है, चाहे वो हमारे फौजी भाई हैं या ये पोर्टर्स हैं, बहरहाल ये इस मुल्क के बाशिंदे हैं। और जब कोई बाहर से आके हमला करके हमारे मुल्क पे और हमारे मुल्क के अंदर आकर इस तरह की कार्रवाई करेगा तो गुस्सा एक फितरी बात है और दुख और अफसोस है इस बात का कि जो पाकिस्तान की इस वक्त अंदरूनी सूरत हाल है, चाहे वो इकानमी की सूरत हाल हो या उनकी जो दूसरे मामलात हैं, अगर वो इनसे भी सबक नहीं सीखता तो फिर सबक कब सीखेगा? तो मैं सबसे पहले एक सवाल आपसे है, जो हमारी सीमाएं हैं वो सुरक्षित है, अब जनता ने आपको चुनकर भेजा है जी। तो मेरी बात सुनो, अदरवाइज आप मुझे डिस्कनेक्ट कर। नहीं, आपकी बात सुनने के लिए लेट मी स्पीक। जी। तो जो ये जानों का नुकसान हुआ है, हम इसमें शदीद इसकी मजम्मत करते हैं और जो लवाहिकीन हैं जिनकी फैमिलीज इन्वॉल्व हुई हैं, बेशक सारे मुल्क में इसका दुख और अफसोस है, लेकिन हम उन फैमिलीज के दुख में बराबर के शरीक हैं। अब आपकी बात ये रही कि हमारा ये एजेंडा रहा है और अब हमें ये रियलाइज हो रहा है हम और आप अलग नहीं हैं, हम और आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं और ये मुल्क और हम और आप सबका है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये मरकज की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन इश्यूज को किस तरह से डील करती है, वो जिस तरह से भी मुनासिब समझे, जो भी इक़दामात वो इस सूरत में उठाना चाहते हैं, हम उसमें कभी भी रुकावट नहीं बनेंगे। आपको पिछला इलेक्शन जहन में रखना चाहिए, जब यहाँ इलेक्शन होने वाले थे उससे पहले भी जम्मू के कई इलाकों में इस तरह की वारदातें की गई ताकि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस ना हो। अब एक बहुत ही पुरअमन और बाविकार तरीके से हमारी हुकूमत ने, हमारी मरकज़ की हुकूमत ने यहाँ इलेक्शन करवाए हैं, जिसके लिए वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जो ये वाक़ात हैं इसके पीछे भी कई मकासद उनके होंगे। इस वक्त आप देखें
कि उमर अब्दुल्ला साहब इस वक्त मुल्क के दौरे पे हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले हैं, होम मिनिस्टर साहब से मिले हैं, डिफेंस मिनिस्टर साहब से मिले हैं। तो ये हम सब का कॉमन कंसर्न है। अगर मिजोरम से लेकर जम्मू कश्मीर तक किसी भी जगह, अगर किसी भी जगह दहशतगर्दी होती है तो इसको अलग अलग नजरिए से नहीं देखा जाएगा। मुल्क की सलामती हम सब के लिए अजीज है और सब के लिए अहम है। जिस तरह से बेग साहब, अब आप अगर इजाजत दें तो सवाल आपसे पूछें। आपकी बात जाहिर आपने कही होगी जी, करें हम उसमें उनके साथ साथ खड़े। जी बेग साहब, आपकी सरकार वहाँ पे बन चुकी है, जनता ने आपको चुनकर भेजा है और जाहिर है कि सीमा पर हमारी भारत की सेना खड़ी है रक्षा के लिए। अब जो इस तरीके की हरकतें हो रही है, आपके मुख्यमंत्री, आपने जैसा बताया प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, गृह मंत्री से मिल लिए, रक्षा मंत्री से मिल लिए, तो अब हालात जो है दोबारा से सामान्य हो रहे हैं आपके मुताबिक, या अभी भी आपको लगता है थ्रेट है? और उसमें जो आपकी नई सरकार जो बनी है, ये केंद्र से किस तरीके की सहायता चाह रही है? अभी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर से, डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, क्या साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? पहली बात यह है कि ये जो हमारी फौज है, ये हम सब की फौज है जी। ये साथ मुल्क की फौज है और हम इस मुल्क का हिस्सा है, ये मुल्क हमारा है। दूसरी बात आपकी खिदमत में मैं अर्ज करता हूं कि जिस तरह से भी मुल्क की क़यादत को जम्मू कश्मीर में हमारी मदद की ज़रूरत होगी, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है और हमने आइन का हलफ उठाया है कि इस मुल्क की सलामती हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो हम हर तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन इस चीज़ में भी एक चीज़ आप याद रखें कि अब वो पहले वाले हालात इस वक्त नहीं है। कश्मीर में इस वक्त 99.99% लोग मिलिटेंसी से और इस दहशतगर्दी से उकता गए हैं। हम दरख्वास्त कर सकते हैं अपने मुल्क से कि इन मामलात को बड़ा सीरियसली परस्यू करे और जम्मू कश्मीर जो अब अमन और तरक्की के रास्ते पे गामजन होना चाहता है और जो हमारे इस वक्त मुल्क की इकानमी है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है और हर मैदान में हम मुल्क के साथ कदम ब कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एक ऐसा माहौल जम्मू और कश्मीर के अंदर चाहते हैं ताकि जो हमारी पार्टी की कमिटमेंट्स हैं टुवर्ड्स द नेशन और टुवर्ड्स आवर पीपल हियर इन जम्मू एंड कश्मीर, हम वो उसी सूरत में फुल सकते हैं अगर यहाँ मुकम्मल अमन हो। देखें इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये बरह रास्त या तो ये दिल्ली से कंट्रोल किए जा रहे हैं, पुलिस भी इस वक्त दिल्ली से ही कंट्रोल की जा रही है। हमारी जो सियासी जिम्मेदारियां हैं हम बखूबी निभाएंगे और पूरी वफा और संजीदगी के साथ निभाएंगे। जो मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं उसमें भी जहां उनको हमारी मदद की जरूरत होगी हम मदद के लिए तैयार हैं। बेग साहब, हमारे साथ जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डेप्यूटी सीएम और बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह मौजूद हैं। उनसे एक सवाल पूछेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताएंगे आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कह रही है कि हम सीरियस हैं, जम्मू कश्मीर में 99.9% लोग जो हैं वो आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जो पहली रेजोल्यूशन कैबिनेट में पास की जाती है वो पास की जाती है स्टेटहुड रिस्टोर करें ताकि जो गवर्नमेंट है उसे ज़्यादा इख्तियारात, ज़्यादा पावर्स मिलें। तो क्यों नहीं पहली रेजोल्यूशन ऐसी पास की जाती कि पाकिस्तान को टेररिज्म के लिए कंडेम किया जाता, पाकिस्तान जो लगातार बेगुनाह लोगों को कत्लेआम कर रहा है, वैसी रेजोल्यूशन पास की जाती। तो कितना आप देख रहे हैं कि कितनी ये जो सरकार है, क्योंकि अब नेचुरली जो बीजेपी है जम्मू कश्मीर में अपोजिशन में है, तो कितनी सिंसियरिटी है इनमें कि ये जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए। जी देखिए सोडी साहब, आपने बहुत ही जो है बेसिक क्वेश्चन किया है, उस पर मैं जरूर अपनी बात करूंगा। लेकिन एक बात मुझे अच्छा लगा, फारूक साहब का भी मैं बयान सुन रहा था और जावेद साहब जो है, बेग साहब हमारे मित्र हैं, इन्होंने भी जो जिस प्रकार से बात की है एक पॉजिटिव के इलेक्शन से पहले की जो इनके वक्तव्य हैं और अभी के वक्तव्य में काफी फर्क है। अच्छी बात है कि अगर ये समझ आती है कि टेररिज्म हम सभी का दुश्मन है, जम्मू कश्मीर में अगर शांति आती है तो हम जो है सभी जो है खुशहाल रहेंगे। ये इसका एपी सेंटर पाकिस्तान है और पाकिस्तान को कंडेम करना, वो पाकिस्तान
जो टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पर यूज कर रहा है, इस पर हम एक मत हो। और जावेद साहब जो है काफी सिंसियर व्यक्ति है, इनके साथ हमने काम भी किया है। तो इस प्रकार की बात आगे चले तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो सकते हैं और पाकिस्तान के ऊपर भी जो है उसको भी एक जो है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, जब उमर साहब यहां से गए तब जो है ये सारे हालात पहले जम्मू में थे। जिस प्रकार से कोशिश हुई कि यहां पर जो है अटैक्स हुए जम्मू में, जो असेंबली के इलेक्शंस ना हो, इस प्रकार की कोशिश हुई। और जब जैसे जिस प्रकार से अभी जो है गांदरबल में और उस वहां पर जो एक जोजिला टनल, जो जेडमोर टनल बन रहा था, वहां बाहर के मजदूर और लोकल भी लोगों को मारा गया। तो अभी ये जिस प्रकार से यहां पर हुआ है, तो इसके ऊपर ये वाजिब था कि ये रेजोल्यूशन होता, जो बिल्कुल आपने सही कहा। तो फिर लगता कि हाँ, हम जो है सबसे पहले हमारी सुरक्षा है, सुरक्षा हिंदू मुसलमान सिख की है, कश्मीरी की है, डोगरा की है और हर हिंदुस्तानी की है। तो ये एक मैसेज दे सकते थे, लेकिन इन्होंने फिर वो पॉलिटिकल ही मुद्दा चुना, स्टेटहुड का। हाँ, इनको हक है वो इस प्रकार के रेजोल्यूशन पास करने का। और केंद्र ने भी जब कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने कि हम दे देंगे, तो उपयुक्त समय में वो भी आएगा। लेकिन इस समय जिस प्रकार के हालात हैं और पाकिस्तान जिन हालात को जो है बनाना चाहता है, उसके मद्देनजर जो है टेररिज्म ही सबसे बड़ा दुश्मन है और पाकिस्तान उसका एपी सेंटर है। उसको डील करने के लिए हम एकजुट हो जाएं, तो मुझे लगता है इस प्रकार का सिर्फ शब्दों में नहीं, एक्शंस में भी हम इसमें लाएंगे। और खासकर जो सरकार है जिसका सरबराह जो है वो उमर अब्दुल्ला है, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी सरकार है वो इसका करेगी, ये हम जो है इस प्रकार का विश्वास करते हैं। जी, अब आइए सीधा हम रुख करते हैं टीपी त्यागी साहब का। डिफेंस एक्सपर्ट हैं और जो पूरी वहाँ की राजनीति है उसको भी अच्छे से समझते हैं। बेग साहब को भी आपने सुना और निर्मल सिंह जी को भी आपने सुना। हिंदुस्तान की जानकारी आप रखते हैं, पाकिस्तान की जानकारी रखते हैं। अभी जो हालात हाजरा है घाटी में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो ये नई सरकार बनी है, इनको कौन सी एहतियात बरतनी है? और जो ये बात कह रहे हैं जनता से, जाहिर है कि कुछ वायदे करके आएंगे, तो केंद्र सरकार उनको अभी कितना पूरा कर सकती है, कितनी आपको उसमें सक्षम दिखाई देती है? पारुल जी और सोडी जी, जय हिंद। जय हिंद। आप बार की आपने मुझे चैनल पे बुलाया। देखिए, मैं एक फौजी हूँ और मैं किसी पॉलिटिकल एंगल से नहीं, मैं इसे कॉमन सेंस के एंगल से देखता हूँ। हम जब बैठते हैं पाकिस्तान की कमियां निकालने लगते हैं। अरे साहब, कल्पना कीजिए कि अगर पाकिस्तान की जगह कोई दूसरा देश होता, वो भूखा नंगा हो गया होता, वहां पे गृह युद्ध जैसे हालात होते और उसे अपने आप को जिंदा रखना है और उसे जिंदा रखने के लिए कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखना है, तो क्या वो नहीं करता जो आज पाकिस्तान कर रहा है? तो ये पाकिस्तान कुछ भी करे, हमें उससे मतलब नहीं। युद्ध है, होता तो मान लेते, बगैर युद्ध के हमारा एक भी सिपाही या एक भी पोर्टर या एक भी सिविलियन क्यों मारा जाए? क्या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान ना हो? अब मैं, माफ कीजिएगा, बड़े जो पैनलिस्ट हैं मेरे से ज्यादा अकलमंद हैं, पर मैं उन्हें बता दूं कि जो पुराना कैंसर है उसका इलाज पैरासिटामोल से नहीं होता। हमारे ही जम्मू एंड कश्मीर के एक माननीय सांसद साहब ने ये कहा कि हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान के आतंकियों से मिली हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चीन की हुकूमत हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। और तो और वो माननीय सांसद जी ने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। अब मुझे ये बताइए, आप सब जानते हैं उनका नाम क्या है, आप मुझे ये बताइए कि अगर आप आतंकियों का मनोबल बढ़ाएंगे और अपनी सेना का मनोबल गिराएंगे, तो क्या आपके आज के एक नए बयान से स्थिति सुधर जाएगी? सर, एक जमाना था कि जब हम किसी घर में जाते थे कि यहाँ आतंकी घुसा हुआ है, बोलते थे पहले सर्च वारंट लाओ। जब तक सर्च वारंट लाते थे वो उसे भगा देते थे। अब तत्कालीन सरकारों ने काफी कुछ उसके अंदर सुधार किया, लेकिन अब
भी सुधार होने की आवश्यकता ये है। हमें ज्यादा दूसरों के ऊपर कमी के बजाय मुझे ये बताइए कि यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो कहते हैं साहब हम तो होम मिनिस्ट्री में है। यहाँ पे फौजी है, वो कहता है जी हम तो डिफेंस मिनिस्ट्री में है। यहाँ पे डीसीपी साहब बैठे हैं, साहब हम तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में वापस लौटेंगे त्यागी साहब। एक सवाल हमारे एडिटर हैं सीनियर सोडी साहब, इनसे लेता हूं और वापस आएंगे आपके पास, वापस आएंगे। एक थोड़ी सी सोडी साहब मैं आपसे ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो बेग साहब हैं जाहिर है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एंगल है उस हिसाब से बात कर रहे हैं। हमारे देश का अभिन्न अंग है कश्मीर और बहुत बेग साहब हमें बहुत प्यारे हैं। इसी चीज़ को आप कहें कि जो डिप्टी सीएम हैं डॉक्टर निर्मल जी, भूतपूर्व डिप्टी सीएम, वो अपने एंगल से भारतीय जनता पार्टी के एंगल से, केंद्र के एंगल से पेश कर रहे हैं। फौजी साहब हमारे कर्नल त्यागी जी में बिल्कुल जो फौज वाली गर्माहट है वो हैं। डीजीपी साहब अपनी मजबूरियां गिना रहे हैं। इस वक्त अगर हम लबोलबाब निकालें तो जो वहाँ की जनता है, कश्मीर की जनता है, वो बेसिकली चाहती क्या है? क्योंकि मसला कभी केंद्र के पाले में गेंद डाल दी जाती है, कभी केंद्र जो है वो राज्य के पाले में डाल देता है। असल हालात क्या हैं? देखिए मुकेश जी, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, चाहे वो कश्मीर घाटी की हो, चाहे जम्मू रीजन की हो, वो पीस चाहती है, अमन चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है और ये चाहती है कि जिस तरह देश तरक्की कर रहा है हम लोग भी तरक्की करें, स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश हों, जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी ना हो, ड्रग कल्चर जो है जो जम्मू कश्मीर में वो भी पाकिस्तान का ही देन है, वो ख़त्म हो, हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल जा सकें। और मैं मुकेश जी ये कहना चाहूँगा कि जब धारा 370 को हटाया गया था तो लोगों को एक बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल किया गया था कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा कि जम्मू कश्मीर में कत्लो गारत होगा, जम्मू कश्मीर के जो हकूक़ हैं वो छीन लिए गए। लेकिन आप देख लीजिए 2019 के बाद अभी तक एक भी हड़ताल कॉल नहीं हुई। बच्चे जो महीनों महीनों स्कूल नहीं जा पाते थे वो स्कूल गए, स्कूल कॉलेज कभी बंद नहीं हुए। जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने ये इंश्योर किया कि इक्विटेबल डेवलपमेंट हो, क्योंकि जम्मू से हमेशा से ये इल्ज़ाम लगता था कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जम्मू में डेवलपमेंट नहीं करती। तो इक्विटेबल डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में दोनों एरियाज़ में हुआ और कहीं पर भी पत्थरबाजी नहीं हुई। देखिए पत्थरबाजी एक नॉर्म बन चुका था। तो आपने जो बड़ा सवाल पूछा कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, वो पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं। देखिए मैं डीजीपी, फॉर्मर डीजीपी कुलदीप हुड्डा जी हमारे साथ हैं, इनसे मैं वो सिचुएशन के बारे में जानना चाहूँगा जब आए दिन पत्थरबाजी होती थी। खुड्डा साहब आप मुझे बताएंगे, आपने उस टाइम में भी जम्मू कश्मीर की पुलिस चीफ का रोल अदा किया है जब हालात बहुत ख़राब थे। उसके बाद ग्रेजुअली 2019 के बाद जो हालात कहीं ना कहीं सुधरे और अब जो फिर से हालात डिक्लाइन हुए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? उस पूरे फेज के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए जो पहले हालात थे जिसमें पत्थरबाजियां काफी होती थी, उसका एक खास रीजन ये था कि हमारा पॉलिटिकल अप्रोच इसमें कंसिस्टेंट नहीं रहा। कभी हम आतंक के साथ बातचीत करते थे, कभी हम टफ लाइन लेते थे, कभी उनको अरेस्ट करते थे, पीएसए करते थे, कभी छोड़ देते थे। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई 2014 के बाद, उन्होंने कंसिस्टेंट पॉलिसी रखी आतंकवाद के खिलाफ। उससे एक फोर्सेस को भी डायरेक्शन मिल गई। जहां तक आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस का ताल्लुक है, वो यूनिफाइड कमांड के जरिए एक बहुत कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के तहत एंटी मिलिटेंसी कार्रवाइयां पहले भी जारी रखी थी, अब भी जोर शोर से जारी है और उसमें कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इंटेलिजेंस भी पूरा साथ दे रही है। और जरूरत इस बात की है कि एक कंसिस्टेंट पॉलिसी हो जो अब मिल रही है और हालात ठीक हो रहे हैं। और उसी का नतीजा ये भी है कि OGWs और सेपरेटिस्ट के खिलाफ जो एक कंसर्टेड कार्रवाई की गई, फंडिंग के खिलाफ जो जबरदस्त कार्रवाई की गई, उससे जो सेपरेटिस्ट थे, ये फंडिंग जो करते थे टेररिस्ट की, उनकी चैनलें काफी हद तक बंद हुई। इसलिए जरूरी है कि इसको कायम रखा जाए और हालात को और बेहतर बनाया जाए। पाकिस्तान एक ऐसा फैक्टर है जो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। इस एक्सटर्नल फैक्टर को कैसे ठीक करना है, मुझे जो लगता है कि वो जो होता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, उनके लिए अब फोर्स के अलावा कोई और चारा नहीं रहा है। एक सवाल मैं इसी को ऐड ऑन करना चाहूँगा। कई लोग अब जो बात की जा रही है कि जो रिलेटिवली पीसफुल इलाके थे जहाँ पर आतंकवादी घटनाएं बहुत कम होती थी, जैसे डोडा किश्तवाड़ इलाके को पूरा साफ कर लिया गया था आतंकवाद से, उधमपुर
कठुआ जहां पर बहुत रेयरली आतंकवादी हमले होते थे, गांदरबल में हमले नहीं होते थे, गगनगीर में हमला करना, फिर गुलमर्ग में हमला करना, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि वो इलाके जहां पर एक तो ऐसा भी नहीं है कि गगनगीर में वहां पर फोर्सेस की तैनाती नहीं है, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड एरिया है, फोर्सेस भी हैं, गुलमर्ग में भी फोर्सेस हैं, तो ऐसे एरियाज को क्यों चुना जा रहा है? देखिए, आतंकी ऐसी जगहों को चुन रहे हैं जहां पे हमारी फोर्सेस की कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट के बाद ये देखा गया कि जहां पे भी उन्होंने अपने सर उठाने की कोशिश की वहां उनको भारी नुकसान हुआ आतंकियों को। इसलिए वो ऐसे एरियाज में जा रहे हैं जहां पे फोर्सेस की रिलेटिवली प्रेजेंस कम है और जहां पे ये ऐसा एस्टिमेशन नहीं है कि वहां पे भी टेररिस्ट आ सकते हैं। इसलिए वो अपने, और टारगेट कौन से कर रहे हैं? टारगेट कर रही है सिविलियंस को, जनरली आर्मी को भी टारगेट किया कहीं कुछ जगह पे, जैसे पुंछ में किया लास्ट ईयर, आज ये गुलमर्ग में भी किया आर्मी पे, लेकिन जनरली ये सिविलियंस को ही टारगेट कर रहे हैं, जो आपने देखा है कि सोनमर्ग में भी किया। और इसलिए ये एक किस्म की बौखलाहट भी है, जैसे आपने खुद कहा शुरुआत में। तो इस ये एक जो आखिरी सांस पे कोई आदमी हो, जैसे वो उस टाइम वो एक लास्ट एफर्ट करता है, तो ये उस टाइप की कार्रवाई है। लेकिन हमने ये जरूर देखना है कि इस लास्ट कार्रवाई में ये कोई हमें नुकसान ज्यादा ना पहुंचाए, इसलिए एक कंसर्टेड एफर्ट के तहत पाकिस्तान को डायरेक्टली डील करना अब चाहिए हिंदुस्तान में। जी, वापस आपके पास लौटेंगे खोड़ा साहब। अब एक बार फिर से हम रुख करते हैं हसन बेग साहब का। बेग साहब, आपकी सरकार बन गई है, जो युवा हैं वहाँ पर कश्मीर में, उनके रोज़गार को लेकर, कश्मीर में डेवलपमेंट को लेकर आपकी सरकार का क्या रोड मैप है? जाहिर है कि ये जो ताज मिला है कांटों भरा है, चीज़ों को अभी बहुत ठीक करने की ज़रूरत होगी और हर एक मोर्चे पर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अगर आप युवाओं को लेकर, कश्मीर की आवाम को लेकर जो आपके प्लान हैं, रोड मैप है, उसको हमसे साझा कीजिए। देखें, ये एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है और इस मैंडेट को मैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हद तक महदूद नहीं करना चाहता। ये बेशुमार कुर्बानियां दी हैं हमारे मुल्क की फोर्सेस ने, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हो, ये चाहे यहाँ के पॉलिटिकल वर्कर्स हो। खुड्डा साहब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने वर्कर शहीद कर दिए गए, क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजी जो थी वो इस मुल्क को अपना हिस्सा ही नहीं बल्कि खुद को इस मुल्क का हिस्सा समझते रहे हैं, और ये हकीकत भी है। तो इतनी कुर्बानियों के बाद जो ये इलेक्शन हुआ है, इससे यहाँ के ये मुमकिन नहीं था अगर यहाँ के नौजवान वायलेंस को छोड़ के, स्टोन पेल्टिंग को छोड़ के, वो सारे वो जो उस वक्त बदकिस्मती से उनको जो जिस तरह से कई चीज़ें हमारे जहन में डाल दी गई थी, उन सब को छोड़कर अब जब वो मेन स्ट्रीम हो रहे हैं और मुल्क के साथ जुड़ चुके हैं, तो इस इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत आई है, इस हुकूमत के पीछे एक बहुत बड़ी हुकूमत खड़ी है। हम उम्मीद रखते हैं कि जो मरकजी हुकूमत है वो इसको एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत की नज़र से नहीं देखेगी। वो उनको ये देखना है कि अपने मुल्क के एक ऐसे हिस्से में जो बहुत देर तक कन्फ्लिक्ट जोन रहा है, जहां हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए हैं, जहाँ की इकानमी को बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है, और ये नुकसान इस वजह से नहीं पहुंचा कि ये कश्मीरी दीवाने हो गए थे, बल्कि ये नुकसान इस वजह से पहुंचा है कि आपका एक हमसाया मुल्क है जिसकी नज़रें कश्मीर पर रही हैं और अभी तक उसकी नज़रें कश्मीर पर हैं। और हम मरकज़ी हुकूमत से ये तवक्का रखते हैं कि सारे हर महाज पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पे, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे PHE हो, चाहे एजुकेशन हो, इसी तरह नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट का मसला है, इसी तरह जो हम पर इस वक्त बेशुमार कर्जे चढ़े हुए हैं उनकी बात है। तो मरकज़ की हुकूमत जब इस हुकूमत के पीछे खड़ी हो जाएगी तो आप यकीन करें कि जो यहाँ का नक्शा बदलने का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह 5 साल में बदल देंगे। साहब, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ। आपने बताया कि जो आप के बच्चे थे, वादी के जो बच्चे थे, उनको बहका दिया गया था, उनके जहन में अलग अलग चीज़ें डाल दी गई थी, और जाहिर है कि भोले भाले जो पहाड़ी कश्मीरी थे उनके दिमाग में जहर भरा गया। तो क्या आपको लगता है वो जहर अब निकल गया है और जो लोग ये काम कर रहे थे
क्या वो अब सीधे हो गए हैं, और अगर वो नहीं हुए हैं तो आपकी सरकार जो कट्टरपंथी लोग हैं जिनके दिलो दिमाग में आज भी पाकिस्तान चलता है, उनसे कैसे निपटेगी, और साथ ही साथ जो हमारी केंद्र की सरकार है उसके साथ जो आपके ताल्लुक़ हैं बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं चुनाव के बाद, और बयानात भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, हिंदुस्तान के प्रो में आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी उन कट्टरपंथियों के टच में हैं, तो उनसे निपटना कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? कुछ नुक्ते हैं जिनकी वजाहत मैं करना चाहूँगा कि यहाँ जो इस वक्त हुकूमत है या जो लोग इलेक्ट होके आए हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से क्यों ना हो, और वो लोग जो इस इलेक्शन का हिस्सा रहे हैं, वो ये सारे के सारे ये जानते हैं, समझते हैं कि हम लोग एक ऐसे मुल्क का हिस्सा हैं जो इंतहाई बाविकार मुल्क है, और ये मुल्क है तो हम हैं तो ये मुल्क है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ये समझते हो कि हमने किसी मौके का फ़ायदा उठाना है। हम आपके ज़रिए पूरे मुल्क में ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर में जो उस वक़्त भी शोरिश थी, जो लोग वायलेंस के साथ थे, उनकी तादाद कोई 1 या 2% से ज़्यादा या 3% से ज़्यादा नहीं थी जो मिलिटेंसी को प्रमोट करते थे या उसका हिस्सा रहे हैं। ये खुदा साहब भी अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल एक कॉन्स्टिट्यूंसी तो थी सेपरेटिस्ट की, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो रिड्यूस हो गई है, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन में इस बार हिस्सा भी लिया। अब उनको कितने वोट मिले हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह की हुकूमत चाहते हैं और वो किस तरह के रास्ते पे इस वक्त गामजन हैं। निर्मल सिंह जी से जी एक चीज़ की वजाहत बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे ये बात करने जी बताएं। सारी दुनिया सुन रही है। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करता हूं कि जब मसला भारत का होगा तो हम सब एक हैं। हम उस मामले में किसी भी बाहर के मुल्क को, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, वो हमको मजहब की या रंग की या नस्ल की या सियासत की बुनियाद पर अलग समझने की बेवकूफ़ी ना करे। हमारा एक रेस्पॉन्स होगा। अगर ये हालात खुदा न करे सुधरते नहीं है तो जो रेस्पॉन्स होगा तो वो कलेक्टिव रेस्पॉन्स होगा, और उसके पीछे पूरी एक कौम खड़ी होगी। बेग साहब, ये बहुत ही पावरफुल मैसेज आपने जम्मू कश्मीर स्पेशली कश्मीर से ये दिया है। जी दूसरा नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। मेरा दूसरा नुक्ता ये है कि ये जो टेररिज्म हुआ, ये मेरे बारामूला से 8 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा हुआ मेरे घर से। ये जो हमने स्टेटहुड का रिजोल्यूशन लाया है, ये एक इंतहाई बाविकार और खामोशी से लाया गया है, कोई ढूंढूरा नहीं पीटा गया है। हम वो लोग हैं जो अपने मुल्क के अदारों से बात कर रहे हैं। ये बात मेरी है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप जब बात कर रहे थे तो सच मानिए रोंगटे खड़े हो रहे थे, और मुझे लग रहा था जो आप बात कर रहे हैं दिल से बात कर रहे हैं। तो जब मैं मुल्क के इदारों से कोई बात करूंगा तो किससे करूंगा? अपने मुल्क के इदारों से इंसान बिल्कुल। जब आप बात कर रहे थे मैं कह रहा हूं कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और लग रहा था कि कोई सच्चा इंसान दिल से बात कर रहा है। बेग साहब, बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया आपने जम्मू कश्मीर से पूरे देश और दुनिया के लिए, और स्पेशली पाकिस्तान के लिए जो लगातार जम्मू कश्मीर में हालात खराब कर रहा है। डॉक्टर निर्मल सिंह से यही सवाल पूछूंगा। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, जिस तरह से बेग साहब ने यह कहा कि भारत अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन करता है तो पूरा जम्मू कश्मीर उनके साथ खड़ा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकवादियों से, पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड आतंकवाद से तंग आ चुके हैं। तो क्या आपको लगता है टाइम आ चुका है पाकिस्तान को फिर से एक करारा सबक सिखाने के लिए, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हुए, पाकिस्तान की जो आतंकवाद की कमर तोड़ी गई, बालाकोट एयर स्ट्राइक होते हैं जहां पर जैश ए मोहम्मद के कैंप को उड़ाया जाता है, कई आतंकवादी मारे जाते हैं, लेकिन इन कार्रवाइयों से पाकिस्तान सुधरा नहीं है, लगातार आतंकवादी भेज रहा है, लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। तो क्या अब आपको लगता है कि पाकिस्तान को एक बार आर पार करने का मौका आ चुका है? देखिए, मैं यही बात दोहराऊंगा जो खुड्डा साहब ने कही है कि लातों के जो भूत हैं वो बातों से नहीं मानते। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि फारूक साहब या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप पाकिस्तान से बातचीत करो, इस प्रकार की बात नहीं करेंगे जब तक वो टेररिज्म को
जो है उसको जो है छोड़ता नहीं है और जम्मू कश्मीर के मासूम लोगों ये चीज को, तो आज भारत इन्होंने के मासूमों क्लियर कर को दी। मारना आज बंद नहीं तो करते। डॉक्टर फारूकुल्लाह की स्टेटमेंट आपने देखी, उन्होंने कड़े नहीं, शब्दों में देखिए- कहा। जावेद बेग भी अभी बिल्कुल यही बात दोहरा रहे हैं। जी 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 डॉक्टर साहब बोलें। देखिए तेजेंद्र जी, सोडी साहब मेरी बात सुन लीजिए, सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कैबिनेट है, जो अभी जो नई नई कैबिनेट बनी है, ये पाकिस्तान को कंडेम करे। जैसे इन्होंने जहां कहा है ना कि हमने स्टेटहुड का जो रेजोल्यूशन लाया, मैंने कहा ठीक है आपका हक है, ला सकते हैं। एक तो वे पाकिस्तान से हम बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर एक्शन करना चाहिए, हम केंद्र के साथ हैं। और दूसरा, पाकिस्तान को कंडेम करने की जो बात करें ये, तो फिर समझ आएगी पे नहीं ये सचमुच बेग साहब ने व्यक्तिगत इनके विचार हैं या इनकी पार्टी के हैं या लीडरशिप के विचार हैं। तो इस तरह की कोई अगर रेजोल्यूशन जो है 17 चीन की मदद से लाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर ऐसी कोई रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर असेंबली में लाई जाती है, आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी? बिल्कुल करेगी नहीं, मैं कहता जोर शोर से हम इनका वेलकम करेंगे। और जो भी मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी मूव जो है या यहां की डेवलपमेंट के लिए सरकार लाती है, और जो है तो हम बिल्कुल साथ हैं इनके साथ, कंस्ट्रक्टिव हमारा सपोर्ट रहेगा। लेकिन ये ऐसे मुद्दे ना उठाएं ये जो कि एक नया माहौल जो पिछले 5 सालों में बना है 2019 के बाद, वो विशेष हो, उसमें से कोई कमजोरी आए, और जो है हम पाकिस्तान जैसे धूर्त देश को डील करने में जो केंद्र सरकार की कोशिश है ISI से या आर्मी से या पाकिस्तान से, उसमें इनका सपोर्ट रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी जो है शाना बशाना जो है उन सभी जो पॉलिसीज है उसका सपोर्ट करेगी। सर, मैं यही बात खुड्डा साहब से पूछना चाहूंगा। खुड्डा साहब, आपने देखा इस वक्त न्यूज़ 18 JKLH के मंच पे कि अक्रॉस दी पार्टी लाइन जावेद बेग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दोनों की राय एक है कि पाकिस्तान ही मदरशिप है टेररिज्म की, और उस टेररिज्म को किसी तरीके रोकना होगा, चाहे पाकिस्तान को उसका सबक सिखाया जाए। कुलदीप खुड्डा जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं कि अक्रॉस दी पार्टी लाइन सब इस टेररिज्म को कंडेम कर रहे हैं और सब एक ही राय में कह रहे हैं कि अब वो टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान को ये टेररिज्म रोकने के लिए पाकिस्तान को एक सबक सिखा देना चाहिए? जी देखिए, जहां जहां टेररिज्म शुरू हुआ है उसका अंत तभी हुआ है जब सोर्स को टैकल किया गया, जब सोर्स को खत्म किया गया। हमारे केस में पिछले 34 साल से टेररिज्म चल रहा है। हम जम्मू कश्मीर में सैक्रिफाइसेस देखे, चाहे वो जवानों की सैक्रिफाइस हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस की सैक्रिफाइसेस हो, वो देखे हमने रोक के रखा है और उसको काबू में रखा है। लेकिन जो इसका मदर सोर्स है टेररिज्म का, पाकिस्तान, और जो अभी भी बढ़ चढ़ के टेररिस्ट को ट्रेनिंग दे रहा है, वो अब आर्मी कैंप में बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दे रहा है अबटाबाद में, उसको जब तक डायरेक्टली टैकल नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान ऐसी हरकतें जारी रखेगा और वो यही कोशिश करेगा कि टेररिज्म कहीं न कहीं चालू रहे, ताकि टेररिस्ट को ये मैसेज न जाए कि टेररिज्म कुछ कम पड़ रहा है या खत्म हो रहा है। इसलिए चाहे वो कहीं भी टेररिज्म, चाहे वो लिबिया में, इराक में, ईरान में, या जहां पे भी, चाहे वो श्रीलंका में जो LTTE का टेररिज्म था, तो हर जगह यही देखा गया कि टेररिज्म तभी खत्म हुआ जब जहां पे उसकी बेस है उसको खत्म किया जाए, उसको पूरी तरह से नष्ट किया जाए। इसलिए वक्त आ गया है कि अगर हम जम्मू कश्मीर में पीस चाहते हैं और लास्टिंग पीस चाहते हैं, और जो अब पॉलिटिकल रूल भी आ गया, डेमोक्रेसी भी अच्छी तरह से अब मजबूत तरीके से कायम हो गई है, और जो बयानात आए हैं नई हुकूमत के, वो भी बड़ी पॉजिटिव बयानात आए हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर के आए हैं, चाहे वो डॉक्टर फारूक साहब के आए हैं, बड़े पॉजिटिव बयानात आए हैं कि हमने कॉपरेशन और मिलके काम करना है। इसलिए हम इससे क्यों लेके अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को जो टेररिज्म का नशा चढ़ा है और वो खत्म नहीं हो रहा है, इसको अब जड़ से खत्म किया जाए। खुड्डा साहब, ये सवाल ना मैं कर्नल त्यागी जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। कर्नल साहब, पाकिस्तान
पूरी दुनिया को मालूम है कि मदरशिप है टेररिज्म का, जहां से आतंकवाद को ना सिर्फ ट्रेन किया जाता है बल्कि बाकी देशों में, कई देशों में देखे गए हैं कि जो आतंकवादी होते हैं वो पाकिस्तान से ही होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये लगता है कि वो एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, तो इसलिए पाकिस्तान पे जो है कोई एक्शन, बड़ा एक्शन नहीं किया जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बाय पाकिस्तान है और उसकी आड़ में वो जो आतंकवाद को पनाह उनको ट्रेनिंग दे रहा है, जम्मू कश्मीर में भेज रहा है, बेगुनाह लोगों को मार रहा है, तो इस ब्लैकमेलिंग को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? ये समझने वाली बात है, पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है। अब कल्पना कीजिए कि अगर फिरोजपुर के एक बैटल ग्राउंड पे पाकिस्तान एक छोटा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जिसकी इज 2 किलोटन हो वो डाल देता है, तो फिर हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज की है कि हम पहले नहीं डालेंगे, लेकिन उसी पॉलिसी में ये भी शामिल है कि हम रिटेलिएशन मैसिव करेंगे, मैसिव रिटेलिएशन होगा। यानी कि अगर हमने न्यूक्लियर बम डाला तो फिर रावलपिंडी और लाहौर दोनों सब गायब हो जाएंगे। लिहाजा न्यूक्लियर थ्रेट ये कोई मायने नहीं रखती, हमने कारगिल में देख लिया। एक छोटा सा थोड़ा सा कम है, इसलिए माफी चाहूंगा आपसे। और क्योंकि सोडी साहब एक मंच है, बहुत अच्छा मंच सजा है चक्रव्यूह का, न्यूज़ 18 का। बेग साहब भी हमारे साथ हैं और निर्मल सिंह जी भी हमारे साथ हैं। मैं हमारे प्रोड्यूसर से चाहूँगा कि इन दोनों को इस न्यूज़ 18 की खूबसूरत स्क्रीन पर लेकर आएँ और हिंदुस्तान को लेकर, भारत को लेकर, इंडिया को लेकर, आप दोनों के ख्याल मेरे को तो देशभक्ति वाले लग रहे हैं, तो आपस में थोड़े बातचीत कीजिए ना। बेग साहब और निर्मल सिंह जी, आप एक दूसरे से मुखातिब हों। मुझे याद है कि निर्मल सिंह जी बहुत बहुत बधाई, मुबारक हो, आपकी सरकार को भी मुबारक हो। मिलजुल के काम और हम आशा करते हैं, जैसे आपने कहा कि केंद्र का सहयोग, केंद्र जो है हर जो पॉजिटिव बात होगी इस जम्मू कश्मीर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो टेररिज्म के कारण लुटा पिटा है, पूरा आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन आपकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे जो रिजॉल्व जो है वो टेररिज्म के खिलाफ, पाकिस्तानी षड्यंत्र के खिलाफ जो कमजोर हो, तो इसका ऐसा ना करिए। पॉलिटिक्स हो गई, अभी हमने जम्मू कश्मीर के लिए, जो इसके लिए वो हमने काम करना है, मिलजुल के काम करना है। और भारतीय जनता पार्टी का जो लेजिस्लेटिव ग्रुप है वो हर आपके पॉजिटिव मूव को पूरा सपोर्ट करेगा, ये मैं आपको विश्वास दे सकता हूं। और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी पूरी केंद्र सरकार आपको सहयोग करेगी। लेकिन कोई ऐसी बातें जो हमारे रिजॉल्व को, जम्मू कश्मीर के भारत के साथ रिश्तों को कमजोर करने में ना लगे, इस प्रकार की बात ना हो, ये आपकी अपनी लीडरशिप जो को उसको समझना पड़ेगा। बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बेग साहब, आप मुखातिब हैं निर्मल सिंह जी से। जी, निर्मल सिंह जी जो हैं ये एक कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं और मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, हमने इकट्ठे काम किया है। तो जब मैंने ये कह दिया, और मैंने नहीं कहा बल्कि हमारी एक तारीख है 1947 से, हमारी जो कश्मीरियों की ये तारीख है कि हमने 1947 में रेडर्स का मुकाबला किया। और उस वक्त हम पहले खड़े हो गए। पहले यहाँ जिन लोगों ने रिजेक्ट किया 2 नेशंस थ्योरी के को, तो वो हम ही लोग थे, जम्मू कश्मीर के, बिलखुसूस कश्मीर के लोग। तो आप एक कदम जब बढ़ेंगे तो हम 10 कदम बढ़ेंगे, आप यकीन रखें। ये मुल्क तामीर करना है, ये रियासत तामीर करनी है, और एक वक्त होगा, यकीन करें कि हम दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में से एक कौम होंगे इंशाल्लाह। यह मुल्क आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। सिर्फ हमने तासुब का जो आईना है, जो नफरत का आईना है, उससे एक दूसरे को नहीं देखना। और मुझे बड़ी खुशी होती अगर आप कहते कि खुडा साहब को भी इसमें रखें, क्योंकि खुडा साहब हमारे कल्चर का, हमारी सकाफत का, हमारी तमद्दुन का, हमारी तारीख का एक ऐसा हिस्सा है कि जिनके बगैर जम्मू कश्मीर नामुकम्मल है। ये समझे। वही बेग साहब वही बात करने वाला था कि आप लोग कह रहे हैं कि जो कश्मीरी पंडित, विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, जिन्हें अपना जो घर है वो छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, क्या आपकी सरकार किस तरह के कदम उठाएगी कि उन्हें कश्मीरी पंडितों को वावकार इज्जत से वापस कश्मीर ले जाया जाए? जी, हम अपने कश्मीरी पंडितों के लिए आंखें बिछा के रखेंगे जब ये वापस आना चाहेंगे।
तो इनके लिए तो हम आके, जितने हमारे हमसाया गांव हैं, कछवा है, टंगवारी है, और मैं दूसरी बात बताऊं, कश्मीरी पंडितों ने मुझे वोट डाला है और सोपर में भी उन्होंने नेशनल गवर्नमेंट। मैं भी आपको बताता हूँ, कश्मीरी पंडितों के साथ साथ बेग साहब सुनिए बेग साहब, एक सेकंड सुनिए। मैं कह रहा हूँ कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कश्मीर से कुछ सिख फैमिली भी है, एक तो हमारे साथ ही बैठी है, ये भी विस्थापित हैं, ये भी कश्मीर छोड़ के जम्मू में बैठे हुए हैं। बेग साहब को मालूम है, तो इनका भी ध्यान रखें। और ये जो चक्रव्यूह की चर्चा है, इसको मैं विराम दूंगा इस लाइन के साथ कि राम करे, अल्लाह करे और वाहेगुरु करे, कि ये जो मोहब्बत आज न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप सब ने दिखाई है, ये मोहब्बत बनी रहे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, कुलदीप खोड़ा साहब और बेग साहब, और साथ ही साथ तेजेंद्र सोडी साहब, आप भी जम्मू से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और जाहिर है कि फिर कश्मीर जाएंगे और आप लोगों की रोज़ मुलाकात होगी। चक्रव्यूह में आज हमारा मकसद इस चर्चा का यही था कि जो जमहूरियत बनी है, वहाँ पर जो चुनाव हुआ है, ये जम्मू में, कश्मीर में एक बार फिर से शांति लेकर आए और हमारा देश भारत फिर तरक्की की राह पर अग्रसर हो, जिसमें जम्मू कश्मीर का विशेष योगदान रहे। सोडी साहब। बिल्कुल सही कहा मुकेश जी, सबकी उम्मीद यही है। लेकिन जब तक आप देखिए, जिस तरह हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी, स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बात को कहा था, और मैं दोहराना चाहूँगा कि आप अपना दोस्त बदल सकते हैं, आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। और जब तक हमारा पड़ोसी ये अपने जो उसके मंसूबे हैं कि टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, उस पॉलिसी को नहीं छोड़ता, जब तक जो उनकी सियासी लीडरशिप है वो मिलिट्री पे कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री जब तक पाकिस्तान को चला रही है, वो पाकिस्तान के अवाम का ख्याल नहीं रखेगी। पाकिस्तान का अवाम रोटी दाने के लिए, खाना खाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वो सारे रिसोर्सेज पाकिस्तान इसलिए खर्च कर रहे हैं अपनी उनकी मिलिट्री आतंकवादियों को ट्रेन करने के लिए, जम्मू कश्मीर भेजने के लिए, हालात ख़राब करने के लिए। जब तक पाकिस्तान वो अपने नापाक मंसूबे बंद नहीं करता, जम्मू कश्मीर के अवाम बेशक पाकिस्तान को कितना भी रिजेक्ट कर दें, लेकिन पाकिस्तान आतंकवादी भेजता रहेगा और हालात ख़राब करता रहेगा। और वक्त आ चुका है, जिस तरह हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में तो एक्सपोज कर दिया है। पूरी दुनिया आज इस बात को स्वीकार कर रही है कि अगर आतंकवाद की मदरशिप है, आतंकवाद कहीं से पनप रहा है, तो वो पाकिस्तान से है। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकवाद के शिकार हैं। पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान हो, ईरान हो, वहाँ पर भी पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं वो लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। जी। बहरहाल इस मुद्दे पर एक घंटा नहीं बल्कि कई घंटे बातचीत की जा सकती है, ख़ास तौर से उन लोगों के साथ जो इस वजह से अपने दिल पर ज़ख्म खाए हुए हैं। तेजेंद्र सोडी भी उनमें से एक हैं। बहरहाल अब जो कश्मीर है, इसमें एक बार फिर से शांति पैदा हो, लोग अमन व चैन से रहें, यही हमारी दुआ है। बहरहाल चक्रव्यूह को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन न्यूज़ 18 की नज़र हर वक्त ताज़ा खबरों पर बनी हुई है। हम लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।